स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की 2019 के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इसका हम सेक्शन ए सॉल्व कर चुके हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। वो हम सॉल्व करके एग्जामिनर को दे चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें से भी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस पेपर में से जिसमें सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है और सेक्शन डी होता है, इसमें से हम सेक्शन बी सॉल्व कर चुके हैं और अब हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। अब सेक्शन सी में हम देखेंगे कि मार्क्स कितने होते हैं। इसमें मार्क्स होते हैं 21 मैक्सिमम मार्क्स, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 जो आपकी फेडरल बोर्ड की बुक है इसमें से होते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में इसके पार्ट्स हैं जो सेक्शन सी में आ जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि इसमें वो कहते हैं आंसर एनी 7 पार्ट्स। जिस तरह बी सेक्शन में उन्होंने कहा था कि कोई से 7 पार्ट्स करने 10 में से, तो यहाँ पर भी यही है कि सेक्शन सी में हमें कोई से 7 पार्ट्स करने हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये 10 पार्ट्स हैं और ये सारे पार्ट्स जो 3 मार्क्स के हैं, तो ओवरऑल 21 मार्क्स बनते हैं टोटल इसके सेक्शन सी के। अब एग्जाम में तो आपको कहा जाएगा इसमें से कोई से 7 पार्ट्स करें, लेकिन हमने यहाँ क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 10 के 10 पार्ट्स जो है वो अटेम्प्ट करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम देख लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं स्टेट कॉमन आइन इफेक्ट एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले कॉमन आइन इफेक्ट की जो है वो डेफिनेशन या स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद फिर हमने एक एग्जाम्पल देनी है। तो हमने क्या करना है कि हम जो है वो अपनी आंसर शीट पे पहले सेक्शन सी लिखेंगे, क्योंकि अब हम सेक्शन सी को सॉल्व करने लगे हैं। और हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन लाजमी करना है, और इसका जो पार्ट हम अटेम्प्ट करने लगे हैं वो पार्ट करेक्ट नंबर जो है, जो क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है उसको यहाँ पर हमने मेंशन करना है अपनी आंसर शीट पे। और फिर आपकी मर्जी, आप आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखना चाहें या ना चाहें, हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। फिर आप क्या करेंगे कि इसका आंसर देना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग्स दें तो अच्छी बात होती है, जिस तरह हमने यहाँ हेडिंग्स दी हुई हैं। तो पहले कॉमन आइन इफेक्ट की हमने हेडिंग दे दी, फिर हमने हेडिंग दी डेफिनेशन की, और हमने फिर इसकी डेफिनेशन बताई कि the suppression of ionization of a weak electrolyte by adding a common ion from the outside is called common ion effect। यानी कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी सप्रेशन हो जाती है उसकी आयोनाइजेशन की, यानी कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है अगर एक कॉमन आयन जो है बाहर से उसमें डाला जाए। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम बताएंगे कि जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो दी जाती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग HCl गैस थ्रू ब्राइन। यानी कि हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है सोल्यूशन में, और उसकी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने इसकी जो है वो आयनाइजेशन इक्वेशन पे भी दिखा दी, हमने इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिखा पे हम जो है वो एक्सप्रेशन इसका मेंशन करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर दिखाया है। फिर इसके बाद हम बताएंगे HCl ऑल्सो आयनाइजेस इन सोल्यूशन। HCl भी जो है वो सोल्यूशन में आयनाइज होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कम्प्लीटली आयनाइज होता है। तो क्या होता है जब हम HCl गैस पास करते हैं तो ये जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है जिसको हम ब्राइन कहते हैं, इसमें से जब हम पास करते हैं HCl गैस तो क्लोराइड आयंस जो है वो कॉमन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि HCl जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड उसके मुकाबले में कम है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट या क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि हम इसकी जो है वो साथ में इक्वेशन भी यहाँ पर दे देंगे। तो सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गई यहाँ पर, ये हमने एक कॉमन इफेक्ट की एग्जांपल भी देख ली। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिया। फिर हम आ जाएंगे वापस अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। पार्ट 2 है, इसमें कहते हैं जस्टिफाई दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड वेयर एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अब हम अपनी आंसर शीट में नेक्स्ट पार्ट का मेंशन करेंगे। हम पार्ट 2 अटेम्प्ट करें इसलिए हमने पार्ट 2 लिखा। इसके बाद हम इसके जवाब में ये बताएंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और देता है सॉल्ट और वाटर। और हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी दे दी, कैल्शियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है, जबकि ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता।
और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तो ये रिएक्ट करता है विद बोथ एन एसिड एज वेल एज अ बेस, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और फिर सॉल्ट बनता है। और हम देखते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, इसका मतलब है कि ये जो है वो एज अ एसिड भी एक्ट करता है और एज अ बेस भी। दैट इज व्हाई इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बट कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। और हम देखते हैं फिर हम यहाँ पर फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम ये भी लिख देंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन दिखा दिया यानी कि एक एसिड के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक बेस के साथ रिएक्शन दिखा दिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और साथ में वाटर, और ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, एक सॉल्ट है। क्वेश्चन पेपर में थर्ड पार्ट में वो कहते हैं डिफाइन बफर सॉल्यूशन, राइट डाउन इट्स टाइप्स गिविंग वन एग्जांपल फॉर ईच। यानी इसमें पहले तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देनी है, फिर इसकी टाइप्स बतानी है और टाइप्स बताते हुए हम इनकी एग्जांपल भी देंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी आंसर शीट पे पार्ट नंबर 3 मेंशन किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दी बफर सॉल्यूशन की, फिर इसकी डेफिनेशन की, और हमने इसकी डेफिनेशन दी अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट्स द चेंज इन इट्स pH व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस is added to it is called a buffer solution। यानी कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अगर उसके अंदर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालें तो उसकी पीएच में चेंज ना आए फौरन से, उसकी चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करे, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की हमने हेडिंग दी, पहले हमने जो है वो यहाँ मेंशन किया एसिडिक बफर्स, और हमने बताया कि एसिडिक बफर्स क्या होते हैं। ऐसे बफर्स सिंपली वन विच हैज़ अ पीएच लेस देन 7, यानी कि ऐसे बफर्स जिनकी पीएच जो होती है वो लेस देन 7 होती है। और ये बनते किस तरह है कि एक वीक एसिड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर हमने बता दिया कि ये बनते कैसे हैं, बाय मिक्सिंग एक वीक एसिड को आप मिलाते हैं किसी उसी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ किसी सॉल्ट के साथ। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से एक वीक एसिड आ गया एसिटिक एसिड और इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका अगर हम सॉल्ट बनाए तो सोडियम एसीटेट बनेगा। इस वीक एसिड का सोडियम एसीटेट, तो ये मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट क्या हुआ, एसिडिक बफर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरी टाइप होती है बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है, अ बेसिक बफर सॉल्यूशन हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7। हमने पहले ये बताया कि इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है इसलिए बेसिक होता है। और दीज सॉल्यूशंस आर कॉमनली मेड फ्रॉम अ वीक बेस एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि ये सॉल्यूशंस जो है वो किस तरह बनते हैं कि एक वीक बेस होती है और उस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बना हुआ होता है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, मिक्सचर होगा किसका, अमोनिया सोल्यूशन। अमोनिया क्या है, एक वीक बेस है, एंड अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन एक किसी स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमोनिया का जब सॉल्ट बनेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ अमोनिया सोल्यूशन एंड अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। इसमें कहते हैं व्हाट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। और इसके लिए आ गए हम अपनी आंसर शीट की तरफ। इसमें हम बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले क्या होता है, पहले ये बताएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हेडिंग दी, डेफिनेशन की हेडिंग दी, और फिर हम बताएंगे अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जनरल रिएक्शन बता देंगे, ए यानी कि ए कोई रिएक्टेंट है, इट गोज टू प्रोडक्ट, बता दिया ए जो है रिएक्टेंट है, पी जो है प्रोडक्ट है। जब भी आप कोई डिनोशंस लिखेंगे, कोई सिंबल्स लिखेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा वेयर ए इज इक्वल टू रिएक्टेंट, पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, देन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। इससे हमें पता चला ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हम आगे एग्जाम्पल्स देंगे, हमें एग्जाम्पल्स देने को क्वेश्चन में कहा गया है तो हमने लाजमी देनी है, और 2 एग्जाम्पल्स का कहा है तो हम 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम बताएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। हमने इसकी यहाँ पे जो है इक्वेशन लिखी, N2O5 गोज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और हम इसका रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5।
नंबर 2 इसकी जो एग्जांपल है उसमें हम लिख देंगे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके लिए हम यहाँ पर बता देंगे अमोनियम नाइट्राइड की जो डिकम्पोजिशन होती है एक्वस सॉल्यूशन में वो किस तरह होती है कि नाइट्रोजन गैस बनती है प्लस वाटर। तो हम यहाँ पर इसके रेट, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल है, तो रेट इज इक्वल टू के, रेट कॉन्स्टेंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय या इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। इसमें उन्होंने डिफरेंशिएट करने को कहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है इस तरह से बीच में लाइन लगा लेंगे और एक तरफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे, एक तरफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे, और फिर हम इनकी जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे यानी डिफरेंसेस देंगे। और हम ये भी ख्याल रखेंगे कि एक तो एग्जाम्पल्स देनी है, एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो डिफरेंसेस में नहीं आती, ठीक है, ये बात हमने याद रखनी है। तो अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे अगर उन्होंने बता दिया कि इतने डिफरेंसेस दें, फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि यहाँ 3 डिफरेंसेस दें, तो आपको 3 डिफरेंसेस देने और एग्जाम्पल डिफरेंसेस में शामिल नहीं होती। लेकिन यहाँ इन्होंने अलग से एग्जाम्पल मांगी है, हम एग्जाम्पल भी इसी तरह इन कॉलम्स में लिख देंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का है, हम यहाँ थ्री ही यहाँ पर जो है वो डिफरेंसेस दे देते हैं। चलें, तो फर्स्ट वन हमने डिफरेंस क्या लिखा कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जबकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। फिर हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के कॉलम में लिखेंगे नंबर सेकंड जो डिफरेंस है, इसमें हम लिखेंगे दीज मॉलिक्यूल्स रिपेल वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। जबकि जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इसके कॉलम में हम लिखेंगे दीज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। थर्ड डिफरेंस में हम लिखेंगे दीज मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर, ये हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के कॉलम में लिखेंगे। हम बताएंगे कि ये जो है वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में, इसीलिए तो वाटर के साथ जो है वो ये इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि उनको रिपेल करते हैं। जबकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के जो है कॉलम में हम लिखेंगे कि ये वाले मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर, यानी कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पोलर होते हैं, इसीलिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर हमें एग्जाम्पल देने को भी कहा है और कहा है 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स कहा था, तो हमने क्या किया था, 2 एग्जाम्पल्स लिखी थी। अब इसमें उन्होंने 1 एग्जाम्पल मांगी है, चले हम 1 ही लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड फैट मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफोबिक के कॉलम में लिख दिया। और जो हाइड्रोफिलिक है इसकी एग्जाम्पल हमने इसके कॉलम में लिखेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। और यूं हमने सेक्शन सी के क्वेश्चन 3 जिसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन 3 जिसको हमने हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है, इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट 5 जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।